नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो राजनीतिक चाल विरोधियों ने चला था वो अब की बार गलत जगह पहुंच गए। उस चाल को एक ही झटके में बुलडोजर नाथ बाबा ने उसको जमींदोज कर दिया। अब वो सारे बच्चे भी खुश जिन्हें यह आशंका थी कि पेपर आउट में किसी को फेवर हुआ होगा, और वो अभिभावक भी खुश जिनके बच्चों की भविष्य उनको अधर में लटका नजर आया होगा। समाचार चैनलों से बात करते हुए बच्चों ने बड़ी खुशी जाहिर की। उन्हें इस बात का तकलीफ नहीं था, उनके चेहरे पर यह होता है नेतृत्व का भरोसा कि उनका समय खराब हुआ, आने जाने का भाड़ा खर्चा हुआ, दिन बर्बाद हुआ। उन्हें इस बात की खुशी थी कि योगी आदित्यनाथ कराते हुए अपराध नहीं हो सकता और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कतई नहीं हो सकता। मैं योगी आदित्यनाथ के साहसिक निर्णय के लिए, इस विवेकपूर्ण फैसले के लिए अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ सादर प्रणाम करता हूं। जय योगी आदित्यनाथ और जय हो बाबा बुलडोजरनाथ, आपकी सदा ही जय हो। खैर, आज की चर्चा में और कोई बात नहीं रखूंगा, सिर्फ एक बात, सीधा स्पष्ट। आज समाचार चैनलों पर प्रसारित हुआ कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ समझौता हो गया। हरियाणा की एक सीट और गुजरात की कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ेगी। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब चुनाव आता है तो इस तरह की बात होती है। हमने सबने रोज सुना है, रोज चर्चा होती है कि इनके साथ वो सीट की साझेदारी संभाला फलाना ढिमाका। महत्वपूर्ण यह है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, बल्कि मैं कहूंगा कि सबसे पहली राजनीतिक पार्टी, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि दुनिया की पहली राजनीतिक पार्टी है कि नहीं, क्योंकि लोकतंत्र कहां कहां आया, कब कब आया, यह इतिहास का विषय है, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से है कि सन 1885 में सर एएच ह्यूम के नेतृत्व में गठित कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में आ गई है कि उसे उस पार्टी के साथ समझौता करना पड़ता है जो अभी जुमा कल की पार्टी है, और सरकार उसकी है पूरी तरह से नगर निगम के हैसियत की बराबर की दिल्ली और लड़खड़ाता पंजाब में सरकार बनाना काबिलियत नहीं है, ना ही योग्यता है। पंजाब की परिस्थिति ऐसा थी और अरविंद केजरीवाल का राजनीति ऐसा था कि उसे सरकार बनाने का मौका मिल गया। वह बबूल के नीचे सेब गिरने जैसी घटना है, ना कि बबूल से सेब निकलने जैसी आश्चर्य। उस राजनीतिक दल के साथ आम आदमी पार्टी जिसे कहते हैं, उसे कांग्रेस को अपने शर्तों पर झुका करके जो समझौता किया है उससे मैं दुखी हूं। मित्रों, मैं लोकतंत्र का मानने वाला हूं। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र मजबूती से तभी तक मजबूत रहेगा जब कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से कच्छ तक राजनीतिक दल के प्रभाव राजनीतिक रूप से प्रभावी होंगे, और हर एक दूसरा राजनीतिक दल इस बात से भयभीत रहेगा कि अगर मैं थोड़ा भी ढीलापन किया, थोड़ी भी लापरवाही की, तो मेरे सामने जो ओपोनेंट है वो इस सीट पर कब्जा पा लेगा, क्योंकि उसकी भी क्षमता मेरे मुकाबले ही है, बल्कि मुझसे ज्यादा ही है। यह परिस्थिति थी कि मैं सत्ता में आ गया, वह किसी भी परिस्थिति में सत्ता में आ सकता है। तभी यह लोकतंत्र सुचारू रूप से चलेगा और राजनीतिक दल जनता जनार्दन के भावनाओं का कदर करेंगे। नहीं तो यह तानाशाही जैसी बात आ जाएगी कि कोई हमारे मुकाबले में नहीं है तो हम क्यों काम करें, फिर हम वो करें जो हमारा मन करे। और इतने बड़े देश को हम करें जो हमारा मन करे वाली बात से नहीं चल सकता। हम करें जो जन कहे, वही बात पर चलेगा, तभी चल पाएगा। खैर, चर्चा करते हैं कि कांग्रेस को ऐसी कौन सी पाप की सजा भुगतनी पड़ रही है, ऐसी कौन सी भूलों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा काम कांग्रेस ने किया
जिससे इस स्थिति तक आना पड़ा कि उसे केजरीवाल के समझौतों के आगे झुकना पड़ा। शुरू करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि प्रथम लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के रूप में देश में जो गौरव प्राप्त है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त है, और पहली बार चुन करके सरकार बनाने की जो गौरव प्राप्त है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही प्राप्त है। तो वहीं से कांग्रेस के इतिहास पर चर्चा हो, क्योंकि उसके पहले के इतिहास पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें जनता का कितना भागीदारी था, जनता कितना था, यह स्पष्ट नहीं हो पाएगा। बात करते हैं 1952 से। मित्रों, 1952 में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी गई थी। कांग्रेस की लहर इसलिए थी कि सिर्फ कांग्रेस ही थी, तो उसमें लहर उहर की कोई बहुत ज्यादा पैमाना नहीं था। अभी अभी हमारा देश आजाद हुआ था और आजादी में भाग लेने वाले लोगों के पीछे जनभावना थी, इसीलिए उसमें कोई पार्टी वार्टी कोई बहुत महत्वपूर्ण था नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बढ़त बनाई और पूरे देश में प्रतिष्ठा पाया। उस वक्त दुनिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिष्ठा कांग्रेस के प्रतिष्ठा से बड़ी थी। दुनिया में लोग कांग्रेस को नहीं जानते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता के आगे कांग्रेस की लोकप्रियता दब गई, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो चाहे वो किए। कांग्रेस के दुर्दिन, उल्टी गिनती और बुरा दिन की शुरुआत उसी दिन से हो गई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था से ऊपर हो जाता है तो वह संस्था उस व्यक्ति के तलवे के नीचे दब जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समय समय पर अपनी बढ़त का, अपने लोकप्रियता का और अपने होने का दम दिखाया, अपने होने का एहसास कराया। कई ऐसे मौके आए, लेकिन चूंकि उस वक्त के नेता तलचट्टे नेता नहीं थे, रीढ़ विहीन नहीं थे, उनकी अपनी वजूद थी और वो सब के सब अपने दम पर राजनीति कर रहे थे। वो किसी के सहारे पर नहीं थे, किसी को नंगों पर नहीं थे। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को कई बार समझौते करने पड़े, कई बार झुकना पड़ा, लेकिन फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू पार्टी से अपने आप को ऊपर समझ रहे थे। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक को इग्नोर करना और हिंदुओं की जनभावनाओं पर कुठारघात करना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही शुरू किया। उन्हीं के मंत्रिमंडल में हिंदू अधिनियम पास हुआ, जिसमें यह कहा गया कि हिंदू सिर्फ एक शादी कर सकता है, बाकी करेगा तो अपराध होगा, और मुसलमान अपने मर्जी से कर सकता है। हिंदुओं को धार्मिक आजादी के लिए तरसना पड़ा और यह कहा गया कि यह पिछड़ापन है या प्रगति की तरफ बाधक है। मतलब हिंदू को सार्वजनिक अपमान करने का जो शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो आज तक बदस्तूर जारी है। कई मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर चोट पहुंचाया। भारत चीन युद्ध में पूरी कैबिनेट उनको समझाती रही कि चीन के साथ समझौता करना, चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने दमी स्वभाव और पार्टी और सरकार से अपने आप को ऊपर मानने की मूर्खता से, मैं कहूंगा, हालांकि उनको मूर्ख कहना मैं उचित नहीं मानता, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन अपनी घमंड से वो चीन के साथ समझौता किए और चीन ने पीठ में छुड़ाया होगा, जिसका परिणाम आज तक हम भुगत रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संभाला है, इसमें कतई दो राय नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जो देश को गति दी गई, जो दिशा दिया गया, वह भी अद्वितीय है, उसकी मुकाबला तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गलतियां किया है, जिसे कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, उस पर चर्चा है। आप यह ना मानिए, कोई आदमी नीचे कौन भी लगेगा कि पंडित जवाहरलाल ने ये दिया, पंडित जवाहरलाल ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को, एक नवजात शिशु को स्वावलंबी बनाया, इस बात के लिए उनका एहसान है। लेकिन बात देश की नहीं है, देश तो अपने पूरे आवेग में, पूरे देश में चल रहा है। कांग्रेस लड़खड़ा रही तो बात कांग्रेस पे आएगी। कांग्रेस क्यों की? पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के नेता थे, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ उदाहरण को रेफर कर रहा हूं। अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी प्यारी पुत्री इंदिरा जी आई। इंदिरा जी जब आई तो इंदिरा जी ने भी देश के विकास में बहुत काम किया। इंदिरा जी शेरनी थी, भारत प्रथम उनका सोच था,
और जिस तरह की तकनीकी दक्षता प्राप्त करने में इंदिरा जी ने इस देश को मदद किया, इस देश को दिया, वो भी अद्वितीय है। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी होने के नाते दम्भी स्वभाव की थी। मतलब गांधी परिवार में जो उधार की गांधी लिखते हैं उनमें घमंड बाय डिफॉल्ट आ जाता है। मतलब उनमें घमंड आ ही जाता है बिन चाहे। वो राहुल गांधी तक है, वो यहां तक आएंगे। इंदिरा गांधी ने बोट क्लब पर जो ब्राह्मणों की हत्या की, गोरक्षा लोगों को जो मरवाया है, और उस वक्त के एक सन्यासी ने जो उनको श्राप दिया है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी कई राजनीतिक भूल की, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज वो इस स्थिति पर आए। पाप धीरे धीरे आता है, पाप एक दिन में नहीं आता। पाप की घड़ा भरने में टाइम लगता है, लेकिन जब फूटता है तो बड़ा बुरा होता है। आते हैं राजीव गांधी पर। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के दुखद देहांत पर एक सिंपैथी लहर पर जीते। जितना सीट राजीव गांधी जीते उतना सीट लोग लड़ते भी नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी 415 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन राजीव गांधी 415 सीट जीत करके सदन में आए थे। लेकिन उस जीत का करिश्माई काम राजीव गांधी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने लीपा पोती में ही अपना पूरा जीवन गुजार दिया। हालांकि आज जो इस मोबाइल तकनीक से मैं आपसे बात करता हूं, इस कंप्यूटर क्रांति का योगदान राजीव गांधी को ही जाता है। और राजीव जी देश को तकनीकी दक्षता देने में भरपूर प्रयास किया। लेकिन उस सेम टाइम राजनीतिक भूल के, ये काम है प्रशासनिक क्षमता। आप कंप्यूटर दिए, आप बैंक क्रांति लाए, आप राष्ट्रीयकरण किए, आपने कोल इंडिया को प्राइवेट किया, आपने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया, ये सब प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासनिक निर्णय है। इससे प्रशासन स्तर पर मजबूती और कमजोरी आती है। लेकिन राजनीतिक निर्णय राजनीतिक उद्देश्य से की जाती है, और राजनीतिक निर्णय से ही राजनीतिक पार्टी का वजूद बनना और बिगड़ना होता है। राजीव जी ने शाहबानो केस में सदन में बहुमत के जोड़ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया, मुस्लिम तुष्टीकरण को आगे करने के लिए। उन्होंने मुस्लिम मौलानाओं के सामने झुकना कबूल किया, लेकिन देश की शान के झुकने पर अडिग नहीं रही कि मैं देश के शान को नहीं झुकने दूंगा, संसद के सम्मान को नहीं झुकने दूंगा। लेकिन वह संसद के सम्मान को झुकाए अपने बहुमत के जोड़ पर सदन में शाहबानो वाले केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट करके शाहबानो के साथ विश्वासघात किया, उसके अधिकारों को हनन किया। तब देश के बहुसंख्यकों को लगा कि भाई अब इससे मुस्लिम तुष्टीकरण का जो वेग राजीव गांधी में चला है वह अब हमारे पक्ष में नहीं आएगा। राजीव गांधी को उसके पहले सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय, जिला प्रशासन के एक निर्णय के आगे झुकना पड़ा। कई लोग यह प्रचारित करते हैं कि राजीव गांधी ने अयोध्या मंदिर का ताला खोला था। अर्थ सत्य है ये। अयोध्या मंदिर का ताला राजीव गांधी नहीं खोला, वो न्यायालय के आदेश पर खुला था। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। अगर वो चाहते तो अपनी प्रशासनिक पहुंच का इस्तेमाल करके इस निर्णय को पलट सकते थे, यह कर सकते थे अपनी दम्भी स्वभाव से, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि राजीव गांधी ने उस ताला खोलने के कंपनसेशन में शाहबानो वाला केस को किया। मतलब राजनीतिक रूप से ढूल मुल के ना या पूरा मुल्ला बने ना पूरा हिंदू बने, यह कमजोरी रही उनकी। आज स्थिति यह आई कि उनके बेटे को विपक्ष के नेता की हैसियत भी नहीं मिल रही है, कोई विपक्षी उनको अपने साथ बैठा भी नहीं रहा है। अब आते हैं सोनिया जी का। सोनिया जी ने 10 साल तक एक सिख का जो दोहन और सार्वजनिक अपमान किया, उसका रुआ कांप रहा था। हमारे यहाँ कहते हैं ना, उसका रुए को का जो पाप लगता है वो कांग्रेस के ऊपर लगा। मनमोहन सिंह 10 साल तक मौन मोहन बनकर के रहे, और उनके पुत्र राहुल गांधी उनके कैबिनेट नोट को जिस तरह से फाड़ करके भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया, वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं की। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है। आप मनमोहन सिंह का अपमान कर सकते हैं, वो चलेगा, क्योंकि वो एक व्यक्ति मनमोहन सिंह है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान मतलब मेरा भी अपमान, श्रीकांत का भी अपमान, प्रमोद का भी अपमान, छोटू सिंह का, सिंगर का भी अपमान, मतलब वो सभी का अपमान है। और उस अपमान को हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सका। राजनीतिक निर्णय से
कभी इस तरफ कभी उस तरफ, स्पष्ट निर्णय उन्होंने कभी नहीं लिया। एक बात की गवाही मैं दूं, आज वीडियो लंबा नहीं करूंगा और उसके सबूत मेरे पास है क्योंकि मैंने मेल किया हुआ है। एक घटना का आपको चर्चा करता हूं। उसको बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में सरकार था और केंद्र में बहुजन के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। उत्तर प्रदेश में एक पुल का उद्घाटन हुआ। यही मुसलमान भाई जो आज इधर उधर की दर भदक कर रहे हैं, वो पथ निर्माण मंत्री के रूप में उस पुल का उद्घाटन करके हटे और वो पुल गिर गया। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार ने ही दोहराया है कि पुल का उद्घाटन किया और पुल पूरा का पूरा पानी में बह गया। उसके पहले यूपी में हो चुका है। मैं सामाजिक आदमी था। मैं कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष को कहा कि भाई साहब, अब ये एक बहुत बड़ा बयान देने का मौका है, आप इस पर कुछ कहिए। वो बोले चुप रहो। फिर मैंने दो और बड़े बड़े नेताओं का कहा, उन्होंने कहा नहीं। मैंने राहुल गांधी से टाइम लिया, राहुल गांधी को मिला, राहुल गांधी सुने ही नहीं। तो मैं मेल कर दिया कि उनके रिकॉर्ड में चला जाएगा, हो सकता है बैठे बैठे गाड़ी में कंप्यूटर में देख लें। फिर हमको उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता जो पहले बहुत बड़े पोस्ट पर थे, उन्होंने कहा राकेश तुम क्यों परेशान हो? अरे मायावती के विरुद्ध निर्णय लेना केंद्र में सरकार गिराने का निर्णय लेना है। अगर हम एक पुल के चक्कर में पुल गिराने के निर्णय लेंगे ना तो केंद्र में सरकार गिर जाएगी। केंद्र सरकार चलने दो। मायावती इतनी शरीफ नहीं है, जहां एक बयान कोई हमारा आदमी देगा उधर सरकार गिर जाएगी। मतलब कांग्रेस की सरकार गिरे नहीं, इसलिए भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने के काम तत्कालीन कांग्रेस की सरकार की और उसकी देख सर्वे सर्वा यूपीए हेड के रूप में सोनिया जी थी। आज कोई आदमी को इस बात पर संदेह होगा तो वो मेल मेरे पास सुरक्षित है, सबूत के रूप में मैं उसको सार्वजनिक कर सकता हूं, जो मैंने राहुल गांधी को भेजा था वो मेरे पास है। मैंने पूरी घटना उसमें लिखा है और लोगों को पता है पुल गिरे, कोई हमारे कान में कही हुई बात है नहीं, वो तो लोग निकाल के डाटा में देख सकते हैं। एक बात मैंने और कहा था, वो भी व्यक्तिगत मेल करके मैंने कहा था, मैंने शायद वो भी मेल किया, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैं आमतौर पर बात को मेल कर देता था। वो मेल मेरे ईमेल में होगा। मैंने कहा था राहुल गांधी को मेल करके कि आपको लग रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष मेरा है, लोकसभा का उपाध्यक्ष मेरा है, राज्यसभा का सभापति मेरा है, उपसभापति मेरा है, देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मेरे हैं, तो मुझे और क्या चाहिए? तो ये 4-5 लोग जिनके नाम आप टीवी में सुनते होंगे, देखते होंगे, इनमें से सिर्फ टीवी की वजह से लोग मतदान देने जाते हैं कि समाचार में आएगा, नहीं तो ये लोग मतदान देने नहीं जाते हैं। और इन लोगों के जिन जिन लोगों को आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बना रखा है, इनके कहने से 5 आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन जो लोग वोट देते हैं ना, आप उनके भावनाओं का कदर करिए और उनकी बात को सुनिए। समझौते के तहत आप अपने पार्टी को इनके सामने गिरवी रख रहे हैं। जिन जिन के साथ आप समझौता कर रहे हैं आसान मुकाबले के लिए, कल ये लोग आपको आसान मुकाबले में बाहर कर देंगे, मुकाबले के लायक ही नहीं मांगेंगे। मैं बिहार में समझौते पर चर्चा कर रहा था और मैंने कहा था कि कहीं ऐसी नौबत ना आवे कि आज ये आपके साथ समझौता कर रहे, कल ये आपको समझौता के लायक ही न माने। मेरी वो काली जबान साबित हुई। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि समझौता करके क्या करेंगे, 2-3 सीट तो वैसे ही ले लीजिए। तब कांग्रेस कही थी कि हमको 3 सीट दे रहे, इतना तो मैं व्यवस्था जीत जाऊंगा। अभी भी स्थिति वही है। आज कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय दल ठीक से राज भी नहीं है दिल्ली, और पंजाब में परिस्थिति से जीता है। दिल्ली में 4 और 3 दिया है, मतलब 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीट पर कांग्रेस। और वैसे सारी चीजें इशारे में होती है। चुनाव में इशारा सबसे बड़ा काम करता है। कोई आदमी किसी के मुंह में आकर रोटी नहीं देता, इशारा ही करता है अपने बातों से, अपने बयानों से। गुजरात की भरूच सीट जो अहमद पटेल की सीट थी, अहमद पटेल मतलब सीधे सोनिया गांधी का वफादार, राजीव गांधी का दोस्त। अब सोनिया गांधी के निकटस्थ लोगों में अहमद पटेल के आगे कोई नहीं है। अहमद पटेल मतलब सोनिया गांधी, सोनिया गांधी मतलब अहमद पटेल, दोनों सिक्का के एक पहलू है, दो तरफ, दोनों अलग अलग नहीं है। जो लोग कांग्रेस में आना जाना रखते हैं, दखल रखते हैं, पहुंच रखते हैं, उनको पता होगा कि अहमद पटेल का मतलब क्या है। थोड़ा कहना ज्यादा समझना, मैं इसके आगे नहीं बोलना चाहता।
अहमद पटेल मतलब अहमद पटेल, अहमद पटेल सोनिया गांधी, सोनिया गांधी अहमद पटेल, अहमद पटेल सोनिया गांधी, सोनिया अहमद, अहमद सोनिया, सोनिया, आप जितना कहते रहिए। उसकी अपनी खानदानी सीट को, जिस पर उनकी बेटे की दावेदारी है, उनके बेटे का दावेदारी है, उस सीट को आम आदमी पार्टी ने जबरदस्ती ले लिया इस शर्त पर कि सिर्फ वो सीट नहीं तो समझौता नहीं। केजरीवाल बड़ा खिलाड़ी आदमी है, उस सीट से मैसेज पूरे देश में फैला दिया कि कांग्रेस घुटने पर आकर के मेरे साथ समझौते पर मजबूर हो रही है। बयानबाजी में आया कि सर्वे में आया था कि वो सीट कांग्रेस कभी नहीं जीती। तो बाकी की जो उत्तर प्रदेश में 17 सीट कांग्रेस को मिली है वो 17 जीत रही है। दिल्ली में जो 3 सीटें मिली वो तीनों जीत रही है। हरियाणा में जो 9 सीटें मिली वो 9 जीत रही है। मतलब जो 534 सीटें देश में है कांग्रेस, और बाकी के 533 सीटें जीत रही है, एक भरूच हार रही थी। अगर ये मेरे को कोई कह दे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भरूच के आजू बाजू का भी 2 सीट में चाहूंगा कहां छोड़ दे, लेकिन बाकी का दिल्ली की 4 सीटें, गुजरात हरियाणा की 9 सीटें, उत्तर प्रदेश की 17 सीटें कांग्रेस को जीतनी पड़ेगी, जीतनी चाहिए, जिसकी संभावना दूर दूर और बहुत दूर तक बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जिस पर कांग्रेस दमदारी से लड़ती थी और जिस 2 सीट को बचाने के लिए पूरी की पूरी सीट कुर्बान कर दी गई, वो 2 सीट पर भी अमेठी वाला सीट पर झगड़ा है कि भाई लड़ेगा कि बहन लड़ेगा। रायबरेली वाला सीट माताजी छोड़कर राजस्थान सुरक्षित दे दी, क्योंकि उनको पता था, वो नहीं चाहते थे कि इस बुढ़ौती में अंतिम समय में उनको हार का दंड झेलना पड़े और सार्वजनिक अपमान होना पड़े। वहां के सर्वे रिपोर्ट और मतदाताओं के मनसा को भाप करके सोनिया जी छोड़ गई रायबरेली। अब रायबरेली और अमेठी बची हुई है, और इस सिर्फ 2 सीट को बचाए रखने के लिए पूरी की पूरी पार्टी कुर्बान कर दी सोनिया गांधी ने। यह बात कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आ रहा कि यहां अपना भला भला जगमा ही, सिर्फ 2 सीट कांग्रेस को बने उत्तर प्रदेश में, इसलिए सारी सीटों पर कुर्बानी दे दी। सारे कांग्रेस कर्ताओं की कुर्बानी होगी, उनके सारे भावनाओं की कुर्बानी होगी, सारे मेहनत की कुर्बानी होगी, यह विचार की होगी। यही सबसे बड़ी पाप है जो कांग्रेस को डुबो रहा है और आगे फलने फूलने नहीं देगा। देश के साथ गद्दारी, राजनीतिक पार्टी के साथ गद्दारी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी, सबसे बड़ी गद्दारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी जो कांग्रेस ने किया है। अपने कार्यकर्ताओं को दूसरे का हाथों गिरवी रखना, दूसरे का हाथों बेच देना, उसको नुकसान होगा, क्योंकि बैलेंस रहा ही नहीं। कार्यकर्ता होता है, उसी की पार्टी होती है। आज भाजपा इसलिए नहीं जीतती कि प्रधानमंत्री मोदी है, भाजपा इसलिए जीती है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने वाला जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है जो उसके साथ है और उसको बेचा नहीं जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को यह विचार करना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं की अवहेलना, केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान का घमंड, आम जन से दूरी और अपने को सबसे ऊपर मानना, और जो मैं कह रहा हूं वही सबसे बड़ा है कि सोच कांग्रेस को डुबो रही है। जब तक कांग्रेस नेतृत्व इन सब पर पुनर्विचार नहीं करेगा, राजनीति में सर्वाइवल मुश्किल है। कांग्रेस को एक सलाह है कि सबसे पहले आप आत्ममंथन करें, स्वचिंतन करें, और अगर आप कांग्रेस को बचाना चाहते हैं तो ये गांधी लिखे हुए 3 नाम, सोनिया, राहुल और प्रियंका, तीनों लोगों को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि यह 3 ही लोग हैं जो कांग्रेस को चलने नहीं दे रहे। क्योंकि इन 3 लोगों के राजनीतिक भविष्य की रक्षा के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी कुर्बान हो रही है, और जब तक इन तीनों की रक्षा होती रहेगी तब तक पार्टी खत्म हो चुकी होगी, और अब खत्म ही है। इन्हीं विषयों पर जब विचार हो जाएगा, कांग्रेस पुनरुत्थान हो जाएगा। क्योंकि आज भी पूरे देश में, अगर समस्त देश में कोई पार्टी, एक पार्टी है, वो कांग्रेस ही है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नहीं है। हो सकता है कि देश के किसी कोने में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने जाती। ऐसा भी देश के बहुत से भूभाग हैं, लेकिन ऐसा कम जगह है जहां कांग्रेस को कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी जनाधार, इतनी बड़ी धरातल, इतनी बड़ी फैलाव वाले पार्टी की यह दुर्दशा देख करके मैं दुखी हूं। और कुछ लोगों के हित पूर्ति के लिए पूरे पार्टी को कुर्बान करना देश हित में नहीं है, राजनीति हित में नहीं है, और लोकतंत्र के हित में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही हैं तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इसे अपने सभी समूह में साझा करिए, ताकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त होता है, और जब समस्या समाधान को प्राप्त होता है तो वह समाप्त होता है। समस्या एक दिन में समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इन उम्मीद के साथ मैं राकेश कुमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।